हेलो एंड वेलकम। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक वीडियो लेक्चर सीरीज अबाउट TIFR एग्ज़ाम के लिए। हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज के इस पहले वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये एग्ज़ाम क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या कुछ टिप्स और ट्रिक्स हो सकती हैं आपके लिए जो कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करें। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे ये कि ये एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पज़ है। देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जिसके ऑल ओवर इंडिया कई सेंटर्स हैं और इन सेंटर्स में पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी दो कोर्सेज़ के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। मीन्स इन कोर्सेज़ में आप अगर एडमिशन चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना पड़ेगा। क्लियर? और अगर आप इस एग्ज़ाम के थ्रू इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाती है जो कि जिसका अमाउंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, मीन्स पीएचडी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स के लिए। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराता है? तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वो खुद TIFR है। ओके, नाउ इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, यानी ये एग्ज़ाम किन सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है। ये इस एग्ज़ाम को मेनली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेस और साइंस एजुकेशन इतने सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है। ओके, नाउ अब बात आती है कि इस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन या कह लीजिए कि एप्लीकेशन आउट होता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर और उसके बाद इस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो जनवरी में पब्लिश हो जाता है और जनवरी मंथ में ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मीन्स जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनको फर्दर इंटरव्यूज़ के लिए सेम मंथ में बुलाया जाता है बाय TIFR। ओके, नाउ व्हाट आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। देखिए, एग्जामिनेशन के लिए एज वाइज कोई क्राइटेरिया सेलेक्ट या डिसाइड नहीं किया गया है, तो आप ये कह सकते हैं कि एज वाइज कोई क्राइटेरिया नहीं है, नो एज क्राइटेरिया। बट हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है जो मोस्टली जैसे सभी एग्जाम में होती है वैसे इसके लिए भी है। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में उस रिलेटेड सब्जेक्ट में मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और अगर आप पीएचडी कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास MSc डिग्री होनी चाहिए। Okay, so these were the eligibility requirements. Now, what is the exam pattern and marking scheme? So exam is mode of exam is 100% online, no offline option. What is the duration of exam? It is 3 hours exam and there are 40 questions you will have to attempt and the total marks are the maximum marks that is provided for the exam, that is 120 marks. Now what is the syllabus? आप जिस भी सब्जेक्ट में अपीयर हो रहे हैं उस सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ व्हाट इज़ द मार्किंग स्कीम। यहाँ पे अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दे आर MCQ टाइप। So multiple choice questions are there in the paper. All 40 questions are
MCQ टाइप्स। ओके, हर एक करेक्ट आंसर के लिए यू विल बी रिवार्डेड बाय 3 मार्क्स एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर you will be rewarded by -1 marks। मीन्स 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, और करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलने वाले हैं 3 मार्क्स। सो दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। नाउ व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट कैन हेल्प यू इन दिस एग्जाम। सो सबसे पहले ज़रूरी है कि जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आपकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छे से समझें और उसके पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले बेसिक से शुरू करिए, यानी वो टॉपिक जो बहुत बेसिक टॉपिक्स माने जाते हैं उनसे शुरू करिए, और हमेशा एक अच्छी रेफरेंस बुक यूज करिए। बहुत सारी बुक्स को पढ़ने की बजाय कुछ सेलेक्टेड रेफरेंस बुक्स पे आप फोकस करिए। नाउ जिन टॉपिक्स में आप वीक हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स आपके अच्छे होते हैं, कुछ में आप वीक होते हैं। जिन टॉपिक्स में आप वीक हैं उनके लिए आप पहले टाइम निकालिए, उनकी प्रिपरेशन पहले करिए। ओके, इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम मिल पाएगा, और जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है उसके लिए नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, और उन टॉपिक्स का यानी पढ़े हुए टॉपिक्स का रेगुलर रिवीजन ज़रूरी है। उसके बाद जब एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस ड्यूरेशन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और अगर पॉसिबल हो तो आप मॉक टेस्ट में भी अपीयर हो जाइए। इससे क्या होगा कि आपको उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी, और आप एक रियल एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा फियरलेसली तैयार रहेंगे। ओके, मॉक टेस्ट का ये जादू होता है। नाउ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि 40 क्वेश्चंस के लिए यू आर प्रोवाइडेड 3 आवर्स, सो यू कैन गेस द लेवल ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो क्या करना है आपको, पहली बात तो घबराना नहीं है। ओके, डोंट बी पैनिक एंड ट्राई टू अवॉइड द प्रेशर। ओके, प्रेशराइज मत होइए, किसी तरह का पैनिक मत क्रिएट करिए। आप ये सोच के आप अपनी प्रिपरेशन पे फुल कॉन्फिडेंस रखिए, और जितना भी आपने पढ़ा है उसकी हेल्प से पेपर को सॉल्व करिए। सबसे ज़रूरी है कि आप पेपर को बहुत केयरफुल्ली पढ़ें। ओके, कई बार ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो आपको पहली बार पढ़ने पे बहुत टफ लग रहे थे, उनको आप 1 या 2 बार जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, वही क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ, यू कैन डू इट। ओके, पेपर में क्वेश्चंस के नंबर काफ़ी कम है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिल ही जाएंगे। आप उन क्वेश्चन से को का क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, यानी जो आपका इजी सेक्शन है उसे पहले करेंगे। और चूँकि नेगेटिव मार्किंग है 33%, तो इसलिए किसी तरह की गेस वर्क से आप बचेंगे। किसी तरह का गेस वर्क नहीं करना है जब तक कि आप बहुत ज़्यादा श्योर ना हो। सो दीज आर दी टिप्स एंड ट्रिक्स which are going to help you in this examination. Now, what are the important topics for the purpose of this examination? तो हमने क्या किया है कि पूरे सिलेबस को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में डिवाइड करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसके लिए हमने सेलेक्ट किए हैं। तो इनऑर्गेनिक में आपका फोकस केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक, बायो इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे आपको रखना है मेन फोकस। ऑर्गेनिक में सबसे इम्पोर्टेंट आपको मिलने वाला है, और वो है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन मीन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस एंड देयर सिंथेटिक एप्लीकेशंस। इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है,
in the segment of organic chemistry. Clear? Now, in physical, you will have to focus on thermodynamics, chemical kinetics, electromolecular spectroscopy, group theory, and statistical thermodynamics. ओके, तो ये वो टॉपिक हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके लिए ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हो सकते हैं। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के सेक्शन में किन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, किन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है। ओके, नाउ इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए कुछ अच्छी रेफरेंस बुक का होना ज़रूरी है। ओके, सो फॉर इनऑर्गेनिक पार्ट you can go through the J.T. Lee, James Huey, Silver and Atkins and the coordination chemistry by अजय कुमार। अजय कुमार की एक बायो इनऑर्गेनिक की भी बुक है, आप उसको भी देख लीजिएगा एक बार। सो दीज आर दी सम गुड रेफरेंस बुक्स which can help you out throughout this your preparation. नाउ ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में क्लैटिन की बुक नो डाउट, कैरेथरस की बुक स्पेशली ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, पीएस कलसी फॉर द स्टीरियो केमिस्ट्री पोर्शन एंड जगदम्बा सिंह एंड जया सिंह की बुक आती है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एंड फोटो केमिस्ट्री के लिए, तो उसके लिए इस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। सो दीज आर दी बुक्स फॉर द ऑर्गेनिक सेक्शन। नाउ मूविंग टू द फिजिकल। फिजिकल के लिए आप बेस बनाइए पूरी शर्मा पठानिया को। एटकिंस की बुक आप फिजिकल के लिए भी देख सकते हैं, यू कैन गो फॉर एटकिंस आल्सो। के एल कपूर के कई वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, आप उन्हें देख सकते हैं। और क्वांटम के लिए मैक्यूरी की बुक एक अच्छी बुक मानी जाती है। सो दीज आर दी बुक्स फॉर द इनऑर्गेनिक, organic and physical section. Okay, you can rely on them and you won't be disappointed. Now I hope कि इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे, ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी अप टू दिस पॉइंट। हैव अ गुड टाइम।